तो आपको तो ये ऑटम 2014 का क्वेश्चन नंबर 8 है, आईक्यू के पास पेपर्स में आया था। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2014। जर्नल एंट्रीज यानी कि डबल एंट्रीज, ऑल द लेजर अकाउंट्स यानी कि टी अकाउंट्स, और ट्रायल बैलेंस। तीनों चीजें आप सीख चुके हो। और देखिए पेपर में कितने मार्क्स का आया था? 8 और 7, 15, 15 और 5, 20 मार्क्स। सर हमारे पास तो एमसीक्यूज आते हैं। ये गलती करोगे कि एमसीक्यू के पेपर के लिए एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। अगर तुम ये सवाल करते हो 20 मार्क्स का तो तुम एक तरह से 10 एमसीक्यूज कर रहे हो। खैर चलते हैं जी, सबसे पहले जनरल एंट्रीज बनानी है। तो पहले मैं रफ रफ बनाता हूँ, फिर आईकेप की फॉर्मेटिंग भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, थोड़ी सी जल्दी मेंटेन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। तो डेबिट और क्रेडिट लिख लिया। लिखते हैं इन जुलाई 2014 अब्दुल्ला established a business for providing van services to private schools in the city of Gujarat. The transactions during the month are as follows, are listed below. कुछ ट्रांजेक्शन्स दी थी। ठीक है जी, एक बंदा था अब्दुल्ला, उसने गुजरात में वैन सर्विस शुरू करने का सोचा। अच्छा, डेट वगैरह अभी इग्नोर करते हैं हम, लेकिन आपको फॉर्मेटिंग में लिखनी होगी, वो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से लिखनी होती है, लेकिन फिल वक्त डेट को इग्नोर करते हैं। 1 जुलाई को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। बैंक अकाउंट वाज ओपन विद अ कैश डिपॉजिट ऑफ 20 मिलियन। देखें ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है जुलाई 2014 अब्दुल्ला स्टेब्लिश्ड अ बिजनेस, यानी कि ये नया बिजनेस है, या अभी अभी इसने बिजनेस स्टार्ट करा है। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि अगर इसने 20, अगर इसने जो है वो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट करा है, तो ये 20 मिलियन रुपीज ये घर से लाया होगा, हाँ या नहीं? घर से लाया होगा, हाँ या नहीं? क्या एंट्री पास होगी? देखिए सर, दो बातें हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले मैं कैश को डेबिट करूं 20 मिलियन, कैपिटल को क्रेडिट करूं। पहले मैं ये बोलूं भाई ये बंदा घर से पैसे लेकर आया, ये बंदा घर से पैसे लेकर आया, तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। और फिर इसने इस बंदे ने ये पैसे बैंक अकाउंट में फौरन फौरन इमीडिएटली डाल दिए, तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, ये भी सही है। अगर कोई इस तरह से लिखता है, अगर कोई इस तरह से लिखता है, सही है। अब बैंक अकाउंट वाज ओपन विद अ कैश डिपॉजिट ऑफ 20 मिलियन। एक बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो घर से पैसे लेकर आया, 20 मिलियन रुपीज लेकर आया। तो पहले बिजनेस में कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, और फिर इमीडिएटली वो पैसे बैंक अकाउंट में डाल दिए, जमा करवा दिए। यानी कि वो बैंक अकाउंट भी डेबिट कर दिया उसने, और कैश भी क्रेडिट कर दिया। जो कैश था उसके हाथ में वो सारा बैंक में जमा करवा दिया। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरह से एंट्री पास कर देता है, वो बोलता है नहीं सर मैं एक ही एंट्री पास करूंगा, और वो पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। इस लॉजिक के हिसाब से कि सर सारा काम इमीडिएटली हुआ है ना, इमीडिएटली हुआ है, उसके हाथ में पैसे तो रुके ही नहीं, बिजनेस में आए और हाथ में आए और फौरन फौरन बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। तो इफेक्टिवली इफेक्टिवली या तो ये दो लिख दो, या तो ये एक लिख दो, एक ही बात है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? ठीक है, देखिए दो लिखेंगे तो क्या होगा, कैश बढ़ा कैश कम हुआ, खत्म, वहीं पहुंच जाएंगे आप। तो जब इमीडिएटली, या जब आपको पता हो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो एक एंट्री पास कर दो, वो भी काफी है, यानी कि बैंक में इसने डायरेक्टली पैसे डाल दिए। ठीक है जी। अच्छा, डेट शीट नहीं लिख रहा, वो मैं फिर आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद क्या है, अ प्रॉपर्टी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। 10 मिलियन रुपए की मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, of which 7.2 million was considered as applicable to the land and 2.8 million to the building। मैंने 10 मिलियन रुपए की एक पूरी बड़ी सी जगह खरीदी। उस पूरी बड़ी सी जगह की टोटल वैल्यू 10 मिलियन है। उस 10 मिलियन में से 7.2 मिलियन की जमीन है, और 2.8 मिलियन की बिल्डिंग है। यानी कि मैंने दो चीजें खरीदी हैं, एक लैंड, ये एक एसेट है, एक बिल्डिंग, ये दूसरा एसेट है। अमूमन अकाउंटिंग में लैंड्स और बिल्डिंग्स की दोनों को जो है वो एक साथ भी लिखा जा सकता है, अलग अलग भी लिखा जा सकता है। लेकिन डेप्रिसिएशन के चैप्टर में कुछ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अगर हम अलग अलग रिकॉर्ड करें तो हम बोलेंगे 7.2 मिलियन से लैंड डेबिट, 2.8 मिलियन से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। क्लियर है? द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अ कैश पेमेंट ऑफ 3 मिलियन, cash payment of 3 million and the issuance of a note payable for the balance amount।
उसने बोला कि अब्दुल्ला ने 10 मिलियन की जगह खरीदी, अब्दुल्ला ने 10 मिलियन की जगह खरीदी, 7.2 मिलियन लैंड, 2.8 मिलियन बिल्डिंग, और इसकी पेमेंट उसने कैश के जरिए कर दी। अब यहां पर थोड़ा सा जो है ना ये सवाल सही होना चाहिए, यानी कि बैंक के जरिए कह दी, वो ये कह देता। लेकिन बहरहाल अगर आप लॉजिकली देखते हो तो ऑल्दो अगर वो कैश कहता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। और पहली वाली ट्रांजैक्शन के बाद मेरे हाथ में तो कुछ पैसे हैं ही नहीं ना। बिजनेस में कोई पैसे हैं क्या मेरे पास? कैश इन हैंड है? नहीं है। जितना भी पैसा है सारा बैंक में पड़ा हुआ है। तो टेक्निकली उसने जो पेमेंट करी होगी ना वो बैंक से करी होगी। टेक्निकली आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कैश इन हैंड तो है ही नहीं, तो ये जो 3 मिलियन इसने पे करे हैं ये बैंक से पे करे होंगे। 10 मिलियन की जगह खरीदी, एक लैंड है, लैंड एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। बिल्डिंग एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। उसकी उसमें से 3 मिलियन की पेमेंट कर दी, 3 मिलियन की पेमेंट कर दी, 3 मिलियन की बैंक से पेमेंट कर दी, तो बैंक एसेट है, पेमेंट करोगे तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा। और सर ये क्या लिखा हुआ है? इशुएंस ऑफ नोट पेबल। नोट पेबल जो है उसका मतलब ये है कि ये एक लायबिलिटी है, यानी कि बकाया पैसे मुझे देने हैं अभी। बकाया कितने बचते हैं? 7 मिलियन। समझ में आई बात? ये पहली ट्रांजेक्शन है, ये पहली ट्रांजेक्शन है जिसकी मैंने डिस्कशन करी, इसको मुख्तलिफ तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। ये दूसरी ट्रांजेक्शन है। अब सर ये क्या हो गया? ये दो दो डेबिट दो दो क्रेडिट, हाँ ऐसा हो सकता है, अकाउंटिंग में ऐसा हो सकता है। बस ये ख्याल रहे कि डेबिट्स का टोटल और क्रेडिट्स का टोटल मैच कर रहा हो। डेबिट्स का टोटल और क्रेडिट्स का टोटल दोनों यहाँ पे 10 मिलियन है। लेकिन ऐसा हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होगा ना आप लोगों का। तो आप देखें कि हमने लैंड और बिल्डिंग दो चीजें डेबिट करी, दो चीजें हमने खरीदी हैं, उसमें बाइफिकेशन दी हुई थी 7.2 और 2.8। और उसने बोला 3 मिलियन आपने पे किए हैं, लेकिन सर कैश लिखा है। बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि बैंक से पे किया है। बैंक ज्यादा बेहतर वर्ड है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बैंक अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी सवाल में कुछ ना लिखा हुआ हो तो बैंक अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं, कैश से ज्यादा प्रेफर्ड होता है। और दूसरी बात यह कि हमें पहली ट्रांजैक्शन के हिसाब से पता है कि कंपनी के हाथ में तो कोई कैश है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तीसरे पर चले। 10 new vans were purchased for at ₹300,000 each from city showroom। इससे जो है वो वैन सर्विस शुरू करनी है ना, तो उसने 10 वैनें खरीदी, एक वैन 3 लाख की है, 10 वैनें 3 मिलियन की हो गई। अब्दुल्ला पेड 600,000 in cash and agreed to pay 1 million by 31st of July and the remaining balance by 15th of August। क्या होगी एंट्री बताएं? 10 वैन्स खरीदी, एक वैन 3 लाख रुपए की है। 10 वैन्स खरीदी, एक वैन 3 लाख रुपए की है। 10 वैन्स खरीदी, एक वैन 3 लाख रुपए की है। तो बिजनेस में 10 वैन्स आई हैं, एक वैन 3 लाख रुपए की है, तो 10 वैन्स कितने की हुई? 10 वैन्स कितने की हुई? 3 मिलियन की हो गई? हाँ या नहीं? ठीक कह रहा हूं? ठीक है जी। आपके पास जो वैन है वो 3 मिलियन की हो गई। ठीक है। एक वैन 3 लाख रुपए की है, एक वैन 3 लाख रुपए की है, तो 10 वैन जो है वो टोटल 3 मिलियन की हुई। वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। क्रेडिट पर क्या आएगा? क्या अब्दुल्ला पैसे पे कर रहा है? 6 लाख रुपए पे कर रहा। अगेन ये जो कैश लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए? वैसे बेहतर क्या है? बैंक लिखा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि भाई हमारे पास हाथ में तो पैसे हैं ही नहीं, सारे पैसे हमारे बैंक पे हैं। बैंक से ही हमने लैंड एंड बिल्डिंग की भी 3 मिलियन की पेमेंट करी थी, और बैंक से ही हम ये पेमेंट भी कर रहे होंगे। कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम? 6 लाख रुपए। ठीक है। अब देखिए 5 जुलाई वाले दिन, 5 जुलाई वाले दिन मैंने 10 वैन्स खरीदी। वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एक वैन 3 लाख की, तो 10 वैन 3 मिलियन की। उसमें से 6 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए। बाकी पैसे कब दूंगा? 5 जुलाई वाले दिन दे रहा हूं बाकी पैसे? नहीं, मैंने उसको बोला कि मैं मजीद 1 मिलियन रुपए 31 जुलाई को आकर दूंगा, और फिर जो बच जाएंगे वो 15 अगस्त को दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 जुलाई वाले दिन मेरा एक पेएबल होगा 2.4 मिलियन का। समझ में आ रही है? लाइबिलिटी है, किसी से उधार पर चीजें खरीदी नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। 10 वैन्स खरीदी, 3 मिलियन का बिल बना, 6 लाख रुपए पे कर दिए, 2.4 मिलियन की लाइबिलिटी है। एज ऑन किस दिन? किस दिन? एज ऑन 5 जुलाई। क्या ये लाइबिलिटी कयामत तक चलती रहेगी? नहीं। उसने कहा है कि वो 1 मिलियन रुपए
31 जुलाई को पे करेगा। तो अभी तो हम डबल एंट्री 31 जुलाई की बना रहे हैं, नहीं सर हम 5 जुलाई की डबल एंट्री बना रहे हैं। 31 जुलाई आएगा, फिर देखेंगे जब वो 1 मिलियन पे करेगा तो हम पेबल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अमाउंट कब पे करेगा? 15 अगस्त को। तो क्या उसकी एंट्री अभी से बना लूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, हम डेट के हिसाब से चल रहे हैं। ये 1 जुलाई को हुआ, फिर ये 3 जुलाई को हुआ, फिर ये 5 जुलाई को हुआ। तो अभी रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। आपने 31 जुलाई अपने जज्बात को काबू में रखना है। ऐसा नहीं करना कि तारीख देखी, अमाउंट देखा, दे दनादन एंट्री पास कर दी। अभी तो इसने नियत करी है ना कि उसने उसको बोला इंशाल्लाह ताला मैं 31 जुलाई को पैसे पे करूंगा, इंशाल्लाह ताला बाकी पैसे मैं 15 अगस्त को पे करूंगा। जिस तरह से आप नियत करते हो रोज सुबह, इंशाल्लाह ताला आज 12 घंटे पढ़ूंगा, तो उसको पढ़ने तो दो, उसको पेमेंट देने तो दो। जब वो देना आएगा तब डबल एंट्री पास करेंगे, आज नहीं करेंगे। 7 जुलाई को क्या हुआ बताएं? 7 जुलाई को लिखा हुआ है अपॉन इंस्पेक्शन अ वैन वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड वाज रिटर्न्ड टू सिटी शोरूम लाहौर। 7 जुलाई वाले दिन मैंने अपनी वैन चेक करी, मुझे पता चला एक वैन तो खराब है। जब कोई वैन खराब निकली तो मैंने सिटी शोरूम वाले को फोन लगाया, मैंने बोला भाई ये गाड़ी वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, खराब दी है तुमने। उससे पहले ही हमने बात करी हुई होगी कि भाई अगर खराब होगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो अब उसको 2.4 मिलियन देने थे, लेकिन हमने 10 वैन खरीदी थी, 2 वैन के पैसे देकर आए थे, 8 वैनों के पैसे बाकी थे ना। 2.4 मिलियन 8 वैन के बनता है ना। एक वैन वापस कर दी, तो उसने बोला चलो अब तुम 2.4 मिलियन नहीं 2.1 मिलियन देना, क्योंकि तुमने तो एक वैन ही हमें वापस कर दी और वैन मेरे पास से जाएगी, वैन एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बात समझ में आई? काइंडली चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिविटी शो करें, ये बात समझ में आ गई, ये डबल एंट्री कैसे पास करें। ठीक है, एक वैन वापस कर दी है, पूरी की पूरी वैन वापस कर दी, उल्टी एंट्री पास हो गई, उसका उधार कम हो गया, हमारे पास से वैन कम हो गई। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट वॉज परचेज अगेंस्ट कैश पेमेंट ऑफ 2400। 2400 रुपए का कोई ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करोगे तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट 2400 रुपए डेबिट और पैसे पे किए हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगेन इसको बैंक का लफ्ज यूज करना चाहिए था, खैर ये हमेशा पेमेंट के लिए कैश का लफ्ज यूज कर रहा है तो हम भी आदी बन रहे हैं। ठीक है जी, ये सिंपल सी एंट्री थी, एक नॉन करंट एसेट खरीदा और बैंक से उसकी पेमेंट कर दी। उसके बाद क्या, अब्दुल्ला साइन एन एग्रीमेंट विद पेट्रोल पंप फॉर सप्लाई ऑफ सीएनजी ऑन क्रेडिट। अब्दुल्ला ने एक पेट्रोल पंप से एक सीएनजी पंप से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मेरी वैन्स आएंगी, रोज सुबह आएंगी, उसमें तुम सीएनजी भरोगे, पेट्रोल भरोगे, फ्यूल भरोगे, और मैं तुम्हें जो है ना वो पैसे महीने के आखिर में दूंगा, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, महीने के आखिर में हिसाब किताब करूंगा, चाय वाय पियेंगे, गपशप करेंगे और पैसे दे दूंगा। ठीक है जी। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे कोई पैसे दिए होते लिए होते, यहां पर ऐसा नहीं लिखा, नीचे क्या लिखा है, एज पर एग्रीमेंट ही इशूड अ चेक ऑफ रुपीज फॉर रुपीज 15,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा, अब जब आप उधार पर काम करते हैं तो कभी कभी आप कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं, या जिस तरह से आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया हुआ होता था कि भाई मेरा बच्चा, आपके माँ बाप बोलते थे मेरा बच्चा कुछ तोड़ देगा तो इसमें से पैसे काट लेना, है ना। इसी तरह से उस सीएनजी पंप वाले ने बोला कि मैं तुमसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट लूंगा, 15,000 रुपए तुम दे दो, तुम्हारे 15,000 रुपए मेरे पास ही रहेंगे, कभी कोई वैन वाला बदतमीजी करेगा, पैसे नहीं देगा, तुम मेरे पैसे खा जाओगे, इसमें से काटूंगा। घर किराए पे लेते हो तो आप डिपॉजिट देते हो कि भाई तुमने किसी से रेंट पर कोई जगह किराए पे ली, शॉप, फ्लैट, घर, और फिर जो है वो तुमने उसमें तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ठीक है, लाइटें पंखे जितने लगे हुए थे सारे निकाल के अपने घर ले गए आखिरी दिन जब खाली करनी थी जगह, तो वो जगह वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, ऐसा कुछ होता है तो वो उसमें से पैसे काट कर फिर तुम्हें वापस करता है। ठीक है, एडवांस है एक तरह से। क्या एंट्री पास होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट या डिपॉजिट का अकाउंट डेबिट 15,000, और बैंक से उसको पे किए हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 15,000। अच्छा सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या, अगर ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो ये नॉन करंट एसेट्स में आता है, अगर 1 साल से कम का होता है तो ये करंट एसेट्स में आता है। अमूमन जिन कंपनीज का आप ऑडिट फर्म्स में जाकर हिसाब किताब करोगे तो आपको डिपॉजिट्स नजर आएंगे, जिस तरह से कंपनीज में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, गैस का मीटर लगा हुआ है, पानी का मीटर लगा हुआ है, तो इन सारे यूटिलिटी कंपनीज ने, जो कंपनीज होती हैं उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया हुआ होता है, वो उनके नॉन करंट एसेट में आ रहा होता है। सर नॉन करंट एसेट क्यों है, इसलिए क्योंकि है तो मेरा पैसा, लेकिन नॉन करंट क्यों है, क्योंकि इसलिए नॉन करंट एसेट है क्योंकि मुझे कल परसों तो नहीं मिलेगा, मैं जब
के इलेक्ट्रिक को बोलूंगा जाओ भाई लाइन काट दो, मैं पैसे नहीं देता, उस दिन जाकर वापस मिलेगा। मैं जब जगह खाली कर दूंगा 2-3 साल बाद जहां पे किराए पर हूं, तब मुझे वापस मिलेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद 30th July 25% of the property acquired on 3rd of July was rented out from 1st of August 2014 at a monthly rent of rupees 30,000. A 3 months advance was received from the tenant. मैंने जो जगह ऊपर जो बिल्डिंग ली थी ना, उस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा 25% हिस्सा मेरे काम का नहीं होगा, मैंने वो किराए पर दे दिया। और किराए पर ये जा रहा है अगस्त के महीने से, यानी कि अगस्त के महीने ऑनवर्ड्स इसका किराया आना शुरू होगा 30,000। और मैंने 3 महीने का एडवांस, 3 महीने का एडवांस टेनेंट से, किराएदार से पहले ही ले लिया। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे ना? कितने पैसे आए होंगे मेरे बैंक अकाउंट में? 1 महीने का 30,000 किराया है, मैंने अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का 3 महीने का किराया एडवांस में ले लिया, तो 90,000 रुपए मेरे बैंक में आए होंगे। ठीक है, 3,000 रुपए का किराया मैंने एडवांस में ले लिया, तो 90,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आए होंगे। क्या ये मेरी इनकम है? क्या ये मेरी इनकम है? क्या मैं बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दूं, रेंटल इनकम क्रेडिट कर दूं? ये बताएं। ये मेरी इनकम नहीं है। सर कैसी बात बोल रहे हो, आपने जगह किराए पे दी तो ये इनकम हुई ना। अच्छा, अब इस चीज के बारे में हम कुछ वक्त के बाद चीजों को हाईलाइट करेंगे, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें अनफोल्ड होंगी। खासतौर पर ये उनके लिए मुश्किल है जो पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। लेकिन देखो, आपने किराया, आपने ये अमाउंट कब ले लिया? आपने ये अमाउंट कब लिया? आपने ये अमाउंट जो है ना वो 30 जुलाई को ले लिया। ठीक है, और ये किराया कब का? अगस्त के महीने का। देखो, इनकम में आप तब कोई चीज लेकर जा सकते हो जब आपने उसके एवज सर्विस प्रोवाइड कर दी। आपने उसको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अगस्त सितंबर और अक्टूबर के लिए जगह किराए पर दी है। हाँ, अगर ये 30 अगस्त हो जाती तो ये मेरी इनकम होती, या 3 महीने गुजर चुके होते तो वो इनकम होती। जब तक कोई चीज गुजर नहीं जाती। देखो, इस बंदे ने तुम्हें 90,000 दे दिए और अब ये बाद में फायदा लेगा, तो इसको हम अनअर्न इनकम कहते हैं। कुछ लोगों को अभी ये बात थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, ये एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के चैप्टर में हाईलाइट होगा। एक्चुअली अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिक्सअप होती हैं, तो कभी कभी जो है वो इस तरह से मसले आते हैं। अनअर्न इनकम का मतलब क्या है? अनअर्न इनकम का मतलब ये है कि ऑल्दो रिसीव हो गए हैं, लेकिन ये किसी और के पैसे हैं, किसी और की अमानत है। आपने अभी उसको ये जो पैसे लिए उसके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। समझ रहे हो? मिसाल के तौर पर तुमने कोई जगह किराए पे ली, तुमने 3 महीने का या अगले आने वाले पूरे साल का किराया किसी की, वो जो मकान मालिक था उसके हवाले कर दिया, तो मकान मालिक ये नहीं कह सकता मैंने कमा लिया। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट अभी तुम रहना शुरू करोगे, पूरा साल रहोगे, तो वो हर महीने के आखिर में कुछ अमाउंट इनकम में लेकर जा सकता है। अब वो कैसे लेकर जाते हैं वो एक ट्रीटमेंट हम देखेंगे। लेकिन एट 30th जुलाई ये अनअर्न्ड इनकम है। ये इनकम अभी अर्न नहीं हुई, ये कमाई नहीं है, ये मेरी लायबिलिटी है। सर लायबिलिटी क्यों है? भाई तुमने किसी से पैसे ले लिए हैं और अब तुम लायबल हो उसको एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, किसी और की अमानत पड़ी हुई है तुम्हारे पास। क्या बात समझ में आई है? थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, लेकिन ये डेट के हिसाब से चलना पड़ता है, और डेट के हिसाब से 30 जुलाई वाले दिन ये अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी। किसको नहीं समझ में आया? या आहिस्ता आहिस्ता इनकम में, जिस तरह से 30 अगस्त को कुछ हिस्सा इनकम में चला जाएगा, फिर सितंबर के आखिर में कुछ हिस्सा इनकम में चला जाएगा, और फिर अक्टूबर के आखिर में कुछ हिस्सा इनकम में चला जाएगा। अभी आप एक साथ इसको इनकम बुक नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसके अगेंस्ट अभी आपने वो सर्विस नहीं दी है। सही है? अच्छा जी, उसके बाद आखिरी है, चेक फॉर 1 million वॉज इशूड टू सिटी शोरूम। सिटी शोरूम वाले जो लोग थे उनको मैंने 1 million रुपए, जैसे कि 31 जुलाई का वादा किया था, पे कर दिए, तो मेरा पेएबल 1 million जो है उससे कम होगा, और बैंक से मैं पेमेंट कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट 1 million से क्रेडिट होगा। ठीक है जी, ये आसान सी बात है, मैंने किसी को 1 million रुपए की पेमेंट करी है। अच्छा, यहाँ पर सर इसके 8 मार्क्स, और फिर ट्रायल लेजर अकाउंट्स बनाने के 7 मार्क्स, और फिर ट्रायल बैलेंस के 5 मार्क्स। उसकी रीजन ये है
कि मैंने तो अभी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए चीजें शॉर्ट शॉर्ट रखी, लेकिन अगर आप आईक्यूब का आंसर देखोगे, अगर आप सजेस्टेड आंसर देखोगे, तो उसमें आपको ये बड़ा तमीज और तहजीब से बनी हुई चीजें नजर आएंगी। मैं जरा आप लोगों को इसके आंसर को भी दिखाता हूँ और इसके आंसर को इधर पेस्ट भी कर देता हूँ। देखिए जी, इसका आंसर किस तरह से आ रहा है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट वाली चीज थोड़ी पीछे से, क्रेडिट वाली थोड़ी आगे से, डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज, उसके बाद फिर ये पूरी फॉर्मेटिंग के साथ ये प्रॉपरली लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे चलते हैं, मजीद चीजें देखते हैं। इसके बाद ये जो आखिरी दो एंट्रीज थी, ठीक है जी, ये दो एंट्रीज आखिरी वाली थी। क्लियर है। तो इस तरह से तमीज के साथ लिखना था। वाई यू डिड नॉट नेम सिक्योरिटी एंड इनकम। बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ना, वो किसी की भी इनकम बाद में भी नहीं बन सकती। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, किसी के पैसे किसी और के पास है। एक सवाल आया कि सर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को अनअर्न्ड इनकम क्यों नहीं लिखा। अगर मैं किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा हूं तो ये उसकी इनकम नहीं है, ये उसकी इनकम नहीं है, ये नॉन करंट एसेट है। ये मुझे जितना अमाउंट है ऐसे ही वापस मिल जाएगा। कभी अगर कोई किराए के घर में रहता हो तो आप लोगों को पता होगा कि आप जो है वो 3 या 6 महीने का एक तो रेंट एडवांस में देते हो, वो आपके रेंट में एडजस्ट होता रहता है, और एक आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट में शामिल नहीं होता रहता वक्त के साथ साथ, वो एक इसलिए लिया जाता है। जिस तरह से अगर मेरी कोई जगह है, वो कोई किराए पे लेगा, मैं बोलूंगा भाई आने वाले 3 महीनों का रेंट दे दो पहले से ही, उसने 90,000 दे दिए, मिसाल के तौर पर एक महीने का रेंट 30,000 है, उसने 90,000 दे दिए, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकम में ले जाऊंगा। और मैंने उसको बोला 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दो। उसने पूछा ये क्या होता है। मैंने बोला भाई ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तुम वापस चाबी दोगे, 3 महीने के लिए तुम जगह किराए पे ले रहे हो, 3 महीने बाद तुम जाओगे और के इलेक्ट्रिक का बिल आया हुआ होगा 50,000, तुम बोलोगे मैं तो नहीं भर रहा, मैं तो जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे सिक्योरिटी डिपॉजिट में काट लूंगा वो पैसे। ये जो 90,000 मैं तुमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर ले रहा हूँ, ये तुम्हारी अमानत मेरे पास है। अगर तुम कोई बदमाशी करोगे तो इसमें से पैसे काटूंगा और बकाया पैसे पैसे लौटाऊंगा। तुम मुझे आज 90,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर दे दो, जिस दिन तुम घर खाली कर रहे होगे मैं देखूंगा बिजली का बिल बकाया तो नहीं है, तुमने ऐसा तो नहीं है पे नहीं किया। मुझे पता चला कि तुमने 50,000 रुपये बिजली का बिल पे नहीं किया, तो तुम्हारे 90 में से मैं 50 बिजली का बिल पे करूंगा और फिर तुम्हारे हाथ में 40 दूंगा। बात समझ में आई। डिपॉजिट कुछ और चीज है। ठीक है जी। अच्छा खैर, तो ये इस तरह से आपने साफ सुथरी डेट्स के साथ एंट्रीज पास करनी थी। अच्छा, उसके बाद फिर इसके रेलेवेंट टी अकाउंट्स भी हैं। अब टी अकाउंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लिहाजा मैं आप लोगों को टी अकाउंट्स दिखा देता हूँ उसी तरह से बने हुए जिस तरह से हम अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये अभी आप लोगों को एक्सेल की फाइल मिलेगी। बैंक में जो पैसा आया वो डेबिट साइड पर, जो गया वो क्रेडिट साइड पर। ज्यादा वाली अमाउंट डबल लाइन में, उसमें से कम वाली सारी अमाउंट्स माइनस करी, कैरी डाउन आ गया। इसी तरह से अब्दुल्ला का भी कैपिटल का अकाउंट जो है उसका कैरी डाउन आ गया। इसी तरह से लैंड है, बिल्डिंग्स का अकाउंट है, मैं आपको सारे अकाउंट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपकी नजरों के सामने आ जाए। ये चीज याद रखिएगा कि देखें अब आपके पास जो टी अकाउंट्स यहाँ पर आ रहे हैं नजर आपको, उसमें डेट्स भी लिखी हुई हैं। तो आपने डेट लिखनी है, फिर आपने पर्टिकुलर लिखना है, यानी कि कौन से अकाउंट में दूसरी एंट्री है, और फिर लैंड या जो भी बिल्डिंग का या जो भी नोट्स पेपर का अकाउंट है वो लिखना है। मिसाल के तौर पर जमीन की, लैंड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बैंक लिखा हुआ आ रहा है, बैंक के अकाउंट में यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग्स के 3 मिलियन रुपए पे किए हुए थे लिखा हुआ आ रहा है। ये अभी आप लोग गो थ्रू करेंगे, ये मैं अगर बनाने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों के साथ मैं 2-3 बार टी अकाउंट्स की एक्सरसाइज कर चुका हूँ, लिहाजा अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है जी। तो नोट्स पेबल के बाद ये कुछ वैन का अकाउंट है। वैन के अकाउंट के बाद जो है वो आपके पास जो है वो जो पेबल था हमारा शोरूम वाला, उसका अकाउंट है 2.4 मिलियन बाकी थे, उसमें से फिर 3 लाख की एक वैन वापस कर दी, 1 मिलियन पे कर दिए, अभी भी 1.1 मिलियन रुपीज मुझे पे करने हैं इस बंदे को। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है और डिपॉजिट का अकाउंट है। ठीक है जी, ये सारे अकाउंट्स में पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको डबल एंट्रीज आती हैं तो टी अकाउंट्स में और डबल एंट्रीज में किसी किस्म का भी कोई फर्क नहीं होता। और फाइनली 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 आपके सामने आपका ट्रायल बैलेंस आ रहा है।
ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जितने भी ब्रॉड डाउन है उसकी लिस्ट होती है, और ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह का नजर आएगा जो कि बैलेंस हो रहा होगा, इसमें सारी चीजें लिखी गई। तो ये फाइल अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, ये पूरा सवाल मैं नहीं करवा रहा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, डबल एंट्रीज मैंने करवा दी, आप ये सारे टी अकाउंट्स खुद बना सकते हैं। सर ये एक्रूअल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस, अच्छा एक्रूअल्स और प्रीपेड जो है, प्रीपेमेंट जो है, इसकी बहस पर हम आएंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में आएंगे, ठीक है। इस लेक्चर में एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स में डिस्कस नहीं कर रहा, वो कुछ एक मुख्तलिफ और मुश्किल सी बात है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो चीज़ें अगर इस सवाल में ऐसी हों जो कुछ हद तक, थोड़े बहुत हद तक समझ ना आ रही हो, तो कोई मसले की बात नहीं है, मेजॉरिटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप ये सारे टी अकाउंट्स खुद बनाएंगे अभी, और टी अकाउंट्स बनाकर फिर आप इसको आंसर से टैली करें। इस फाइल को मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है। वीडियो जो है वो, उसमें भी आप पॉज कर इसके जो अकाउंट्स है उसको देख सकते हैं, पोर्टल पर सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ये भी अभी कर रहा हूँ। और फाइनली ये ट्रायल बैलेंस है जिस पर आप पहुंचेंगे, ठीक है जी। ये आप करें, फिर हम अगले सेशन को स्टार्ट करें।